यस फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमने देख लिया था चार्ज को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं फ्रिक्शन के तरीके से। हमारे पास कंडक्शन एक मेथड था, इंडक्शन एक मेथड था, तो 3 मेथड हमने देखे थे जिनसे हमने चार्ज प्रोड्यूस भी किया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, चार्ज की हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है, जिनमें 3 मैंने यहाँ नहीं लिख दी, एक अभी मैं इसके बाद लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है इन एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, मतलब किसी भी चार्ज के सिस्टम के अंदर हम चार्जेस का एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। सिंपल जो हम एल्जेब्रा में करते हैं ना, उस तरह का सम किया जा सकता है चार्जेस। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कोई सिस्टम और इसके अंदर ये हमारे पास चार्ज है, एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है बेटा 4q और एक -3q। ये चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर हमें यहाँ पे इस सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना है, सिंपल यहाँ पर इसका जैसा हम एल्जेब्रा में सम करते हैं वैसा कर लो। समेशन q इक्वल्स टू 2q प्लस 4q माइनस 3q, ये दोनों मिलके हुआ 6q माइनस 3q इक्वल्स टू 3q। इस तरह से चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कंजर्वेशन का क्या मतलब है? ये सिंपल वैसा ही जैसा आपने एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा था। याद है आपने एनर्जी का कुछ ऐसा पढ़ा था ना, तो वो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है या फिर एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। सेम बेटा यहाँ पर भी हो रहा है, चार्ज भी ऐसा ही है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो ये क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये केवल ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये C+O, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। लेकिन आप नोटिस कीजिए यहाँ पे चार्ज है ना, चार्ज कार्बन का कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये 2 है इसलिए यहाँ पर 2 का कितना हो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज है। ये दोनों कंबाइंड होकर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे तब उसके बाद इन दोनों का चार्जेस का सम, और ये यहाँ पर टोटल इसका चार्ज सेम आ रहा है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 22e है और यहाँ पर भी 22 इलेक्ट्रॉन ही इसका चार्ज है। इसका मतलब चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, बस कार्बन और ऑक्सीजन से हट के किसमें चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के पास चला गया सारा चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा थर्ड वाली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं, क्वांटाइजेशन में वर्ड आ रहा है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है बेटा पैकेट, या फिर हम इसे बंडल भी बोल सकते हैं। मतलब इसका ये समझ में आया कि चार्ज पैकेट्स की फॉर्म में होता है, बंडल की फॉर्म में। लेकिन किसके बंडल की फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के बंडल की फॉर्म में होता है चार्ज। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनी चार्ज विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझते हैं आप? इंटीग्रल मतलब इंटीजर 1 2 3 इस तरह के नंबर, इन तरह के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। किसका मल्टीपल? बेसिक चार्ज का मल्टीपल। बेसिक चार्ज क्या चीज है? बेसिक चार्ज का मतलब है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको शायद पहले से ही पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके मल्टीपल की फॉर्म में होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाले नंबर नहीं हो सकते, डेसिमल नंबर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 1.5e नहीं हो सकता, 2.6e नहीं हो सकता बेटा, लेकिन 1e 2e 3e ये सब चीज़ें चार्ज में पॉसिबल है। जैसा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है +-1e भी पॉसिबल है, +-2e पॉसिबल है। ये वैल्यूज हो सकती है चार्ज, ये चार्जेस की वैल्यू नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है Q इक्वल्स टू N। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। यस बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस का मतलब समझ रहे आप? जो वेरी नहीं करता है, जो चेंज नहीं होता है, चेंज ना होना, इस चीज को बोलेंगे इनवेरियंस। इसका मतलब चार्ज वेरी
नहीं कर रहा है, लेकिन कब नहीं कर रहा है ये देखते हैं। कोई भी चार्ज डिपेंड नहीं करता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज को हम टाइम के साथ चेक करें, स्पीड बढ़ा के चेक करें, वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन चेंज करके चेक करें, तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो या मूविंग कंडीशन में। स्टैटिक मतलब रुका हुआ और मूविंग मतलब चलता हुआ। चार्ज चलता हुआ हो या रुका हुआ हो, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। मतलब चार्ज रेस्ट कंडीशन में जितना होगा उतनी ही वैल्यू उसकी मोशन कंडीशन में रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये आपके चार्ज की चारों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ बेटा। यस बेटा, अब देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने, इसका सरनेम कूलम्ब है, उसने किया था, इसीलिए इसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। ये सेम वैसा ही लॉ है जैसा आपने 11th में या फिर 9th क्लास में ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था। याद आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज के, और आपने ये भी पढ़ा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। बिल्कुल वैसा ही लॉ है यहाँ पर ये कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, वहाँ वो लॉ न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो दो चार्ज जैसे हमने जो सपोज किए Q1 एंड Q2, तो इनके बीच का गैप हमने R सपोज कर लिया है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसका नाम हमने F21 रखा है, क्योंकि 2 पे लगाए 1 की वजह से, इसलिए F21। और 2 जो चार्ज 1 पे लगाएगा उसका नाम हमने रखा है F12, 1 पे लगाए 2 के द्वारा। ठीक है बेटा, इसका स्टेटमेंट जो दिया है मिस्टर कूलम्ब ने वो ये है बेटा, देखिए स्टेटमेंट क्या है। एनी चार्ज ऑफ एनी सिस्टम फील्स एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बाय अनदर चार्ज। कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज से फोर्स फील करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था तो वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता था। यहाँ पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसे हो सकता है ये चीज समझते हैं। हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव हो, ऐसे केस में ये रिपल्शन का होगा बेटा। हो सकता है ये दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो भी ये रिपल्शन फोर्स ही होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है उस केस में ये अट्रैक्टिव होगा। इन दोनों केस में क्या होगा, रिपल्शन, और इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो आपको यहां से यहां तक की लाइन तो क्लियर हुई कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स फील करता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 Q2 के मल्टीप्लाई के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही होगी। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, या तो इधर या इधर, लेकिन यही लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चार फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, या तो अंदर या बाहर। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम अलजेब्रा के फॉर्म में देते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर K, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इस K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इस K की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो हमने प्रैक्टिकली गेन करी है बेटा। अच्छा, यूनिट आप लोग खुद बना सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं K की यूनिट क्या बनेगी।
आप मुझे बताएं फोर्स की, यहां से k को अगर मैं फाइंड करूं तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा Fr² और Q1 Q2 कहां चला जाएगा नीचे। अब आप खुद यूनिट बना सकते हैं इसकी। फोर्स की यूनिट तो हो जाएगी न्यूटन, r² यानी डिस्टेंस यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर में जब हम ऊपर लिखेंगे बेटा तो ये बनेगा कूलम -2, इसीलिए इसकी यूनिट है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है बेटा, इसी k को लिखने का एक तरीका और है हमारे पास। k को हटा के मैं लिख सकता हूं 1/4πε0, और साथ में क्या चल रहा है बेटा Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। यहां पर इसका मतलब k को लिखने का एक तरीका क्या पता लगा 1/4πε0। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्सिलॉन क्या चीज है, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी यूनिट देखो आप, के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इसका मतलब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगी यूनिट। न्यूटन पे न्यूटन -1 आएगा, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर -2 आएगा, कूलम -2 की जगह कूलम स्क्वायर आएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, मतलब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो उस केस में कितना परमिशन मिल रही है हमें, दोनों चार्जेस के बीच फोर्स को कितना परमिशन मिल रही है वो ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम हम लगाएंगे वैक्यूम की जगह आप इसे एयर भी ले सकते हैं, तब भी यही सेम चीज है। अगर वैक्यूम या एयर की जगह कोई और मीडियम लिया जाए तो फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है बेटा। तो अभी हमें इतनी परमिशन मिल रही है, इसलिए इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोला गया है। इस तरह हमारे पास फाइनली कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला तैयार हुआ, F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। ये आपका कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हुआ बेटा।